हेलो एवरीवन। हम रोजगार पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पेट 2020 की बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी टॉपिक्स को कवर किया है पिछले भाग में। आइए हम उसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर किसे कहते हैं? तो ये है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाला आधिकारिक ब्याज ही बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगी। साख सृजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पर निजी अधिकार होते और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है? मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना, तो ये पूंजीपतियों का होता है। नेक्स्ट है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि हस्ताक्षर किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? तो ये है आरबीआई गवर्नर द्वारा। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन पेट में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है फेमा, क्या है? नेक्स्ट है फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फेमा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि और अधिक संभावना होगी? तो ये है नए पूंजी और अनुमानित प्राप्ति के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 7वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्थान कौन? तो भारतीय राष्ट्र के आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी बोर्ड करता है। आइए नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? यानी कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछ रहा है भारत में आर्थिक सुधार जब 1991 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो पीवी नरसिंहम राव थे। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। अधिक उन्मुख किसकी तरफ है? तो वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। नेक्स्ट है, BIFR संबंधित है, यानी BIF किसके संबंधित है? ये ऋण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो ये 1991 में अपनाई गई थी। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये 1991 में की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच का क्या नाम है? तो ये ERACAM है, यानी ई-राकम। नेक्स्ट है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1948 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये कृषि उत्पादन को बेचने के लिए प्रारंभ किया गया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंध क्षेत्र के द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 15.87% का। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कथन दिए गए, इसमें से कूट दिया गया है और कूट की सहायता से हमें चयन करके बताना है कौन सा सही है। आइए देखते हैं कौन सा सही है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना सही है। संतुलन क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, यानी कि सभी क्वेश्चन सही है, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन और परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? ये वी केलकर समिति द्वारा हुआ था, तो वी केलकर जी हैं। निम्न में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? यानी कि तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया था? तो वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनने हैं, तो हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं इसके घटक क्या क्या दिया गया है। हरित क्रांति का घटक
नीचे दिया है देखिए, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण उद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों और विपणन। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण का तो बात ही नहीं है, और सड़कें विपणन ये भी नहीं है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हरित क्रांति से संबंधित उच्च उत्पादन देने वाली किस्म और सिंचाई, यानी पहला और दूसरा ही सही होगा। तो आइए देखते हैं, यानी केवल एक और केवल दो ही सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 24वां क्वेश्चन क्या है। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस ने अपनाया गया। इस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण को लागू किया था, यानी पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टिकोण लागू करने वाले रूसी मंत्री यानी रूसी नेता कौन थे, तो वो जोसेफ स्टालिन थे। ठीक है, जोसेफ स्टालिन। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है, तो वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है, तो ये 12वीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तेज, सशक्त और अधिक सम्मिलित विकास है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवसाय से तात्पर्य क्या है, तो ये क्या है, आधुनिक परंपरा का नई सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहअस्तित्व, यानी ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये 1982 में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1935 में की गई थी। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, तो ये थी बंधन बैंक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, ऐसा कौन सा राज्य है, तो ये सिक्किम है। और दूसरा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था, कवर किया था टॉपिक को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्यिक बैंक के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ये 6 बैंकों का हुआ है। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, तो इसके गवर्नर कौन है, क्या उर्जित आर पटेल हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया था। तो वो सहायक बैंक कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो ये भी 6 ही हैं। क्वेश्चन घुमा के आंसर वही होगा। ठीक है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, तो ये है आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई की जब स्थापना हुई इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था, जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी बैंकिंग लोकपाल के बारे में पूछ रहा है। तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करते हैं, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक नहीं है, यानी कि सार्वजनिक बैंक क्षेत्र कौन सा नहीं है, इलाहाबाद बैंक, ये तो है। पंजाब नेशनल बैंक भी यूको बैंक है, यानी फेडरल बैंक नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रेरणानी जन्मदाता कौन है, तो ये आप जानते ही हैं, MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ क्रांति के नाम दिए गए और ये संबंधित क्षेत्र दिए गए, इसमें से कौन सा सही है यही बताना है। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत दूध से सही है, हरित क्रांति कृषि से, लेकिन नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव
प्रभाव महसूस किया गया, यानी कि कौन से ऐसे अनाज है जिसमें इसमें प्रभाव महसूस किया गया कि उत्पन्न इसकी बढ़ोतरी हुई, वृद्धि दर्ज की है, तो ये गेहूं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय को निम्न किसके संबंध में है, यानी ऑपरेशन फ्लड द्वितीय किसके संबंध में है, तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है, आपूर्ति से। भारत में निम्न में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी, तो ये ICICI बैंक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक उद्यान प्रदान किया गया है, तो सबसे अधिक उद्यान प्रदान वाणिज्य बैंक को किया गया है। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को USS कितना बढ़ाना है, तो ये करीब 60 बिलियन से अधिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है। आइए नेक्स्ट है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, तो इसमें अनुकूल मंडी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 52 क्वेश्चन। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो इसमें शामिल नहीं है, तो भारत का कपास निगम, खाद्य निगम, कृषि लागत कीमतों का, ये तीनों ही शामिल है। भारत के कृषि निगम यही शामिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है, तो कौन घोषित करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 14 जनवरी 1965 में की गई थी। भारत में किसी आय का लगाया जा सकता है, तो ये राज्य सरकारों द्वारा ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रारंभ हुई, तो ये अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है, NAM क्या है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार व्यापार मंच है। नेक्स्ट है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है, तो क्या नाम है, एग्री उड़न। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी कौन सा मॉडल है जो आधारभूत संरचना और सेवा ग्रामीण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, तो ये कौन सा है, ये है पूरा। ठीक है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, अटल मिशन किस मंत्रालय की, आवास और शहरी मामले के अधीन है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या है, रोजगार के अवसर की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है, यानी इसमें पूछ रहा सबसे सही व्याख्या इसमें से क्या होगी, चार ऑप्शन। मजदूरों को अपने किए गए कार्यक्रम को मजबूरी नहीं मिलती, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम उससे कम काम कर रहे हैं, मजदूर अत्यंत शिक्षित है, यानी कि यही ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र निम्न में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन करने की अनुमति दी गई है, तो ये 2017-18 में दी गई। नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कितना प्रदान करने का निर्णय लिया गया, तो ये सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, यही निर्णय लिया था। नेक्स्ट है। GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, तो वस्तु यानी GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है। वर्तमान में GST नाम कई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब उच्चतम स्लैब कितना है, ये 28 है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले।
भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले जीएसटी अपने यहाँ लागू किया था? तो ये असम है। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जिसे 19 फरवरी 2016 में जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्री के अधीन प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये अध्यक्ष कौन थे? अमित मित्रा थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1961 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के सांसद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके अलावा निम्न में से सभी माध्यमों में मौजूद आर्थिक समस्याओं से संबंधित किया है, तो वो क्या है? औद्योगिकरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी रामकृष्ण थे। ये रहे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी 70 क्वेश्चन जो समाप्त हो गए। आपको ये सभी एपिसोड वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे का भाग आगे का भाग कवर करेंगे। अभी हमने ये पूरा समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान को एवं लोक प्रशासन को कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।